हेलो एवरीवन, मैं हूं आलम सर और क्लास 12th का सेकेंड टर्म का हिस्ट्री का सिलेबस मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो कौन सा चैप्टर है? पहले किसान, जमींदार और राज्य, कृषि और समाज और मुगल। तो 16वीं 17वीं शताब्दी से ये चैप्टर रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 16-17 सेंचुरी में जो भारत की आबादी थी उसमें से 85% आबादी गांव में रहती थी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र अधिक थे, शहरी और नगरीय क्षेत्र ना के बराबर थे। ठीक है। अब जब ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे, गांव के क्षेत्र में रहेंगे, तो कृषक ही होंगे, कृषि ही करेंगे और तो कोई दूसरा व्यवसाय कर नहीं सकते। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था और कृषि करेंगे, कृषक होंगे, किसान होंगे तो जमींदार भी होगा। ऑब्वियस सी बात है। जमींदारों के साथ जहां तक उनके सहयोग अच्छे होंगे तो कहीं कहीं संघर्ष भी होंगे। आपने पुराने जमाने के फिल्मों में देखा होगा कि ज्यादातर जो मूवीज का प्लॉट है वो कहीं ना कहीं जमींदारी के खिलाफ है। या फिर आपने और भी कई सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे मुंशी प्रेमचंद का या अन्य राइटरों का, जहां पे जमींदारी सिस्टम के खिलाफ हीरो जो है काम करता है। तो पूरी तरीके से इस सेंचुरी में जब जमींदारों का युग था तो कहीं ना कहीं जमींदारों के साथ किसानों का सहयोग भी था और तनाव भी था। तनाव क्यों था? सहयोग इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं जमींदार जो है उन किसानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता था। संघर्ष इसलिए था, कहीं ना कहीं शोषण भी था, तो शोषण के विरुद्ध कहीं ना कहीं संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कृषक समाज तथा मुगल ऐतिहासिक स्रोत। मुगलों के ऐसे कौन से स्रोत हैं जिससे उस समय के बारे में हमें ये पता लगता है कि किसानों की क्या स्थिति थी, किसानों का क्या हाल था, किसान किस प्रकार से रहते थे, क्या उनका आय था, क्या उनका व्यवसाय था, और कौन कौन से ऐसे मुगलों के ऐतिहासिक स्रोत हैं, कौन कौन से रिटर्न चीजें हैं जिससे उस समय के विषय में हमें पता चलता है। तो सबसे पहले स्रोत जो है, जो सोर्सेस है, मुगल दरबार में लिखी गई चीजें। ठीक है, मुगल दरबार में लिखी गई चीजें, है ना। क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे उस समय और इस वजह से अक्सर जो दरबारी कवि या लेखक होते थे वही चीजों को लिखते थे। तो ऐसे में मुगल साम्राज्य में अलग अलग प्रकार के राजस्व इकट्ठा करने वाले लोग होते थे, टैक्स लेने वाले, तो वो उन चीजों के विषय में मेंटेन करके रखते थे, लेखा जोखा करके रखते थे। राजस्व अधिगम करता यानी कि टैक्स लेने वाले लोग होते थे, दीवान होते थे, कलेक्टर, रिकॉर्ड रखने वाले लोग। तो ये सभी दस्तावेज कहीं ना कहीं आज हमें उस समय के विषय में जानने में मदद करता है। और ये लोग जो थे कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज को नियंत्रित करते थे, कंट्रोल करते थे, टैक्स लेकर के या अन्य प्रकार के नियमों को लागू करके। अब जो सबसे बड़ा रिटर्न सोर्स है जो हमें इस सेंचुरी के बारे में बताता है वो है आईने अकबरी। आईने अकबरी एक लिखा हुआ पुस्तक है। अबुल फजल जो दरबारी कवि था और लेखक भी, उसने इसे लिखा है। तो अबुल फजल अकबर के दरबार में लेखक था जिसने इसकी सारी जिल्दों को तैयार किया है। क्या है आईने अकबरी? तो आईने अकबरी सत्ताधारी वर्ग की सामाजिक मेलजोल को एक तरीके से बढ़ाकर रखता था। ये कोशिश करता था कि जो सत्ताधारी वर्ग है कहीं ना कहीं उसमें आपस में मेलजोल बढ़ा रहे, जबकि इसमें एक्चुअल में किसानों की स्थिति या अन्य चीजों की स्थिति नहीं दिखाया गया है। अभी आप देखेंगे आईने अकबरी में केवल और केवल अमीर, साहूकार, जमींदार, सेठ, राजा, इन सबके दृष्टिकोण को ही प्रकट किया गया है। क्या उस समय के हालात थे, क्या सिचुएशन थे, अमीरों के ही सिर्फ और सिर्फ दृष्टिकोण मिलेंगे आपको, गरीब किसानों के, श्रमिकों के किसी प्रकार के दृष्टिकोण को आप इसमें नहीं देख सकते। तो अब ये कहा जा सकता है क्या आईने अकबरी में या आईने अकबरी की जब रचना की गई तो क्या आईने अकबरी गरीबों के दृष्टिकोण से लिखा गया है, क्या उनके तकलीफों परेशानियों के हिसाब से लिखा गया है? तो आंसर है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चंद अमीरों और कहीं ना कहीं दरबार को ध्यान में रखते हुए, दरबारियों को ध्यान में रखते हुए, उस समय के सम्राट वर्ग, सत्ताधारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए आईने अकबरी की रचना की गई है। किसान, जमींदार और राज्य से हम बात करेंगे आईने अकबरी पे, तो सबसे पहले जानेंगे कि आइन का क्या मतलब होता है। तो आइन एक अरबिक शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है नियम, कायदा, कानून। यानी कि ये मुगलों के समय से जुड़ा हुआ कानून कह सकते हो या अकबर का कानून कह सकते हो। तो चलिए पता लगाते हैं आइन क्या है और आइन कितने भागों में बटा हुआ है और आइन किस तरीके से काम करता था। तो आइन जो है वो 5 पुस्तकों से मिलकर बना है। दफ्तर, जिल्द, यानी कि उसके 5 वॉल्यूम्स थे, से बना हुआ है। ठीक है।
पहली 3 पुस्तक में अकबर के शासन और प्रशासन के बारे में विवरण है कि किस तरीके से अकबर शासन करता था, अकबर के शासन में किस किस प्रकार के नियम थे, प्रशासन कैसा था उसका, किस प्रकार की मनसबदारी व्यवस्थाएं थी, इन चीजों के बारे में था। चौथी और 5वीं पुस्तक जो है वो धर्म साहित्य संस्कृति परंपरा आदि से संबंधित था। यानी कि चौथी और 5वीं पुस्तक जो है उस समय के भारत में मौजूद स्थिति कैसी थी, किस प्रकार के लोग धर्म की उपासना करते थे, किस प्रकार का मजहब था, किस प्रकार की संस्कृति थी, इन चीजों के बारे में तय करता है। उसके बाद इसमें अकबर की कुछ शुभ कथन भी है। जो चौथी और 5वीं वॉल्यूम है इसमें अकबर के कुछ शुभ कथनों का भी संग्रह किया गया है। और कौन कौन से स्रोत थे 16वीं और 17वीं शताब्दी को जानने का, या उस समय के कृषक समाज को जानने का? तो उस समय के कृषक समाज को जानने का और भी बहुत सारे स्रोत थे। जैसे उस समय मौजूदा गुजरात के शासकों के अभिलेख, या उस समय के गुजरात के शासकों के विभिन्न प्रकार के लेख, महाराष्ट्र के शासकों का, मराठाओं का, राजस्थान राजपूती शासकों के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स थे, दस्तावेज थे, जिससे हमें 16वीं 17वीं शताब्दी के विषय में पता चलता है। इन सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का भी बहुत सारे दस्तावेज थे जो भारत के उस समय 16वीं 17वीं शताब्दी के समय में समाज की स्थिति को बताने का काम करता है। किस प्रकार का कृषक समाज था, किस प्रकार से चीजें थी, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। बात करेंगे किसान और उनकी जमीनों के बारे में। तो किसान और उनकी जमीन, या कह लीजिए कृषि, किस प्रकार की कृषि व्यवस्था थी? तो उस जमाने में किसानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो अरेबिक शब्द था रैयत या मुजारियन। ये 2 शब्द प्रचलित था। आम भाषा में किसान कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये शब्द प्रचलित थे। लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार के किसान देखने को मिलेंगे। एक खुद कास्त, खुद मतलब स्वयं, और कास्ट मतलब काटना। तो ऐसे किसान जिनकी स्वयं की जमीनें थी, जिनके पास स्वयं की जमीनें थी, जिन गांव में उनकी जमीनें थी उसी गांव में वे रहते भी थे और वहीं कृषि कार्य भी करते थे। आर्थिक स्थिति उन्नत थी, बेहतर आर्थिक स्थिति। दूसरे जो प्रकार के किसान हैं जिन्हें हम पाही कास्ट कहते हैं, पाही का मतलब है दूसरों का, गैर लोगों की खेती करना। तो स्वयं की जमीनें नहीं होती थी इनकी, ये दूसरों की खेतों पे बटाई पे या पट्टे पे या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे। ये अक्सर अपने गांव में काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो दूसरे गांव में भी जाकर के कर लेते थे। या ऐसा होता था इस गांव में थोड़ा कम रेट मिल रहा है, अगले गांव में थोड़ा सा कीमत अच्छा मिल रहा है, तो उस गांव में चले जाते थे, या तीसरे चौथे गांव में चले जाते थे। मतलब जहां पे कीमतें ने ठीक ठाक मिले, जहां पे मजदूरी ठीक ठाक मिले, ठीक है। तो ये बंधे हुए नहीं थे। तीसरी बात, लोग अपनी मर्जी से पाही कास्ट बनते थे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। इंडस्ट्रियलाइज्ड युग तो था नहीं, वो औद्योगिकृत युग तो था नहीं कि भैया काम नहीं मिल रहा है खेतों में तो कहीं और चले जाओ। तो लोग अपनी मर्जी से पाही कास्ट बनते थे, यानी कि कृषि कार्य ही तो प्राथमिक कार्य था। तो वो अपनी मर्जी से गरीबी से तंग आकर के पाही कास्ट बनते थे। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा दयनीय थी। अगर हम खुद कास्ट की आर्थिक स्थिति देखें तो इनकी खुद की जमीनें थी, कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति उन्नत थी, बेहतर थी, जबकि पाही कास्ट की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। खुद कास्ट और पाही कास्ट के बाद आज हम बात करेंगे किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में। इस दौर में 16वीं शताब्दी में किस तरीके की उनकी आर्थिक स्थिति थी, तो चलिए आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत के किसान अत्यधिक गरीब थे, इतना ज्यादा गरीब थे कि औसत किसानों के पास 1 जोड़ी बैल और 2 हल से भी ज्यादा कुछ नहीं होता था। आमतौर पर औसत किसान के पास तो ये भी नहीं होता था। तो जब किसानों के पास उनके उपकरण ही नहीं होंगे तो वो कृषि कैसे करेंगे, आप खुद ही इमेजिन कीजिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं खेती। उस समय उस युग में व्यक्तिगत मिल्कियत था, यानी कि निजी संपत्ति थी। कोई भी किसान जब चाहे अपने खेतों को बेच सकता था अथवा खरीद सकता था, तो इस चीज पे आधारित थी। कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा लचीला बनाया गया था, नए नए फसलों को इंट्रोड्यूस किया गया था। नए नए फसल यूरोप से, नए नए फसल अन्य अरब के स्टेट से यहाँ पे आए थे, जिस वजह से इस दौर में पैदावार में लगातार वृद्धि देखने को मिला है, लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला है। इतिहासकारों के अनुसार अगर हम बात करें, आर्थिक इतिहासकारों के अनुसार, तो समय समय पर भुखमरी भी थी, महामारी भी थी। इन सब के बावजूद इस अकेले दौर में लगभग 5 करोड़ की आबादी जो है बढ़ी है।
और आबादी बढ़ने का कारण क्या है? लगातार पैदावार में बढ़ोतरी, क्योंकि आबादी को सरवाइव करने के लिए भोजन चाहिए और भोजन आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पे पैदावार की बढ़ोतरी ही आबादी की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक इतिहासकारों की बात करें अगर हम, तो 200 वर्षों में अकेले 33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है आबादी में। हालांकि खेती लायक जमीनें बहुत थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को खेती करने के लिए नहीं दिया जाता था या उन्हें काम नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से बहुत सारे वंचित लोग थे या नीची जाति के लोग जिन्हें समझा जाता था, उन्हें खेती करने के लिए नहीं दिया जाता था, जिस वजह से वो गरीबी में अपनी जीवन विवश होकर रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल काल में सिंचाई व्यवस्था। तो फसलों के लिए आवश्यक है सिंचाई व्यवस्था का होना। तो चलिए पता लगाते हैं किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था थी। तो भारत का जो मौसम रहा है वो मॉनसूनी मौसम रहा है, और इस वजह से मॉनसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी और आज भी है ना। बाबरनामा और आईने अकबरी के हिसाब से देखिए तो भारत में बहते पानी और नहरों की बहुत ना के बराबर व्यवस्था थी, और इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि भारत का जो मौसम है, जलवायु है, वो मॉनसून वाला है। तो स्वयं मॉनसून जो है इतना पानी उपलब्ध करा देता है, इतना जल उपलब्ध करा देता है, जिससे कि कृषि अच्छी खासी हो जाए। खरीफ फसलें मुख्यतः जो है मॉनसून पर निर्भर था। रबी फसलों में थोड़ी बहुत सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, तो जिसके लिए रहट या मवेशियों के जरिए पानी खींचा जाता था या लाया ले जाया जाता था। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लाहौर और दिबलापुर जो अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में है, में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं पर कुओं, तालाबों, नहरों से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। कुल मिलाकर भारत की धरती जो है ना, मानसूनी जलवायु वाली धरती है। इस कारण से भारत की धरती अपने आप में फसलों के पैदावार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम यूं कह सकते हैं कि भारत की मानसूनी जलवायु मौसम के कारण भारत की धरती जो है सोने उगलती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं मुगल काल में सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी। बात करेंगे हम मुगल काल में फसलों की उपलब्धता के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फसल उगाए जाते थे। तो मुगल काल में पहली बात तो फसलों की भरमार थी, एक से एक फसल देश और दुनिया की उगाई जाती थी। मुगल स्वयं भी कई सारे फसल अपने इलाकों से यानी कि अरब दुनिया से यहाँ लेकर के आए थे, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम साल में 2 फसलें तो उगाई जाती थी, 2 फसलें, रबी और खरीफ। लेकिन कहीं कहीं पे पानी की अच्छी उपलब्धता थी तो तीसरी फसल भी, जायद फसल भी उगाई जाती थी, जायद फसल भी उगाई जाती थी। ठीक है, कहीं कहीं पर मुख्यतः 2 ही फसल उगाई जाती थी। आइन से हमें पता चलता है कि अकेले आगरा में 40 प्रकार के फसल उगाए जाते थे और बंगाल में 52 से अधिक प्रकार के चावल उगाए जाते थे। अकेले दिल्ली में 43 प्रकार से अधिक प्रकार की फसलों को उगाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं फसलों की सचमुच में भारत में भरमार थी, स्पेशली मुगल काल में। ठीक है, मुगलों ने इसके ऊपर रिसर्च भी करना शुरू कर दिया था, जांच पड़ताल खोजबीन करना शुरू कर दिया था, और उन्हें पता चल चुका था सर्वोत्तम फसल के बारे में, जिनसे कामिल जो हम जिन्स आज पढ़ते हैं, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के बारे में, हरित क्रांति के विषय में। यानी कि हरित क्रांति तो साइंटिफिकली आज आया है, लेकिन इसके ऊपर काम मुगलों ने भी शुरू कर दिया था। तो मुगल अच्छे बीजों के महत्व को समझते थे और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को वो अपने अरेबिक लफ्जे में जिनसे कामिल कहते थे। इसके महत्व को समझते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे तो कृषि अच्छी होगी और पैदावार अच्छी होगी, बढ़ोतरी होगी पैदावार में। तो कहीं ना कहीं जब बढ़ोतरी होगी तो उन्हें टैक्स भी अधिक से अधिक मिलेगा, उन्हें कर भी अधिक से अधिक मिलेगा। इसीलिए मुगल नकदी फसलों पर ज्यादा जोर देते थे, जैसे कपास, गन्ना, दलहन, तिलहन, इनको नकदी फसलों की कैटेगरी में रखा था और इनके उगाने पे, इनको उपजाने पे ज्यादा महत्व देते थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में दर्जनों भर फसल दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भारत में आया है। जैसे आप देखेंगे मक्का अफ्रीका से आया है, टमाटर पुर्तगाली लेकर आए हैं, आलू भी पुर्तगाली लेकर के आए हैं। इस तरीके से हरी मिर्च हो गया, अनानास हो गया, देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से 16वीं 17वीं शताब्दी में बहुत से अलग अलग प्रकार के फसल भारत में उगाए जाने लगे और फसलों की भरमार हो गई। इस वजह से ही कहीं ना कहीं जनता की भी जो आय का स्तर था वो बढ़ गया है और मुगलों का भी कर व्यवस्था बढ़ गया था। खेती की बात हो रही हो और इसमें नशीली पदार्थों की खेती
ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है तंबाकू की खेती, टोबैको फार्मिंग। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 16वीं शताब्दी में तंबाकू का पौधा जो है उत्तरी अमेरिका से पुर्तगालियों द्वारा दक्कन में लाया गया। फिर यहां से यह 17वीं शताब्दी में पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है, हालांकि आइन में इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई व्याख्या नहीं मिलता है। मुगल स्वयं इस पौधे से, इस तंबाकू से 1604 ईस्वी में पहली बार अवगत हुए। उससे पहले वे लोग भी अवगत नहीं थे। इस समय तक तंबाकू जो है लोगों में हुक्का या चिलम के माध्यम से सेवन किया जाने लगा था या फैल चुका था, लत लग गई थी। इस आदत से, लोगों की इस बुरी आदत से जहांगीर काफी परेशान हो गए और परेशान होकर के इसको फैलने से रोकने के लिए क्या किया उन्होंने, इस पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, एक है ना हमारे बिहार वाले चचा, उन्होंने भी इसी प्रकार की पाबंदी लगाई है, लेकिन वो भी बेअसर है। यहाँ पे देखोगे लेकिन पाबंदी बेअसर रहा, ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे चचा जान का पाबंदी बेअसर है। अभी भी कहीं भी बॉर्डर से आर पार आ जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि तब इसकी खेती पूरे भारत में की जाने लगी थी और स्वयं मुगल भी नहीं चाहते थे कि तंबाकू पर रोक लगे। क्यों? क्योंकि इनसे उनका खजाना भर रहा था, बड़े पैमाने पे उन्हें कर मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं पाबंदी तो दूर की बात, वो अपने खुद के सोर्स ऑफ इनकम पर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मुगल काल में ग्रामीण प्रशासन कैसा था और व्यवस्थाएं कैसी थी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रामीण प्रशासन जो था वह पंचायतों के द्वारा या मुखिया के द्वारा चलाया जाता था। गांव की पंचायतों में गांव के वरिष्ठ लोग, बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान होता था। इन बुजुर्गों के पास अपनी पुश्तैनी जमीनें और बहुत सारे अधिकार होते थे और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दबदबा भी होता था। इसीलिए कोई भी मुखिया का चुनाव करते समय या पंचायत में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। ग्रामीण क्षेत्र में विविधताएं होती थी, अलग अलग प्रकार की जाति, वर्ग, समुदाय, मजहब के लोग रहते थे। तो ऐसा किया जाता था कि पंचायतों में भी ना विविधता देखने को मिले। ठीक है, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग मिले, ताकि वे लोग सभी प्रकार के लोगों की, सभी वर्गों की, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों की नुमाइंदगी कर सके। ठीक है, पंचायत का फैसला सभी को स्वीकार करना पड़ता था। जो लोग पंचायत का फैसला नहीं मानते थे उन्हें एक निश्चित दंड देना पड़ता था या उन्हें दिया जाता था। पंचायतों का मुख्य व्यक्ति मुखिया होता था, मुखिया या सरदार होता था, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। कहीं पे उन्हें मुकद्दम, तो कहीं पे प्रधान, कहीं पे मंडल, कहीं पे मुखिया, इस तरीके से। मुखिया का चुनाव में गांव के बुजुर्गों के द्वारा किया जाता था और इसमें उनकी बहुत अहम भूमिका होती थी। ठीक है, जिस पर बाद में जमींदारों से भी सहमति लेनी पड़ती थी। जो क्षेत्रीय जमींदार होते थे उनसे भी सहमति अनिवार्य होता था। मुखिया अपने पद पर तब तक बना रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्ग उससे खुश हो, प्रसाद प्रियंत हो, तब तक वह अपने इस पद पर बना रह सकता था या कार्यरत रह सकता था। गांव के आय व्यय का हिसाब रखना, गांव के खर्चे का हिसाब किताब रखना मुखिया का प्रमुख कार्य था। इसके लिए वो चाहे तो पटवारी की मदद ले सकता था। पटवारी इसमें उसकी मदद करेगा कि किन क्षेत्रों में कितनी खेती हुई है, किन क्षेत्रों में कितने खेत है, कितना क्षेत्रफल है, किस प्रकार की खेती हुई है। तो इस प्रकार से पटवारी जो है खेतों के विषय में या उपज के विषय में मुखिया को जानकारी दे सकता है। आमतौर पर पंचायत का खर्चा कहां से चलता था? तो पंचायत का खर्चा एक आम खजाने से चलता था, जिस खजाने में ग्रामीण सभी लोगों के द्वारा कुछ न कुछ योगदान दिया जाता था। चाहे वो शुल्क रहा हो, चाहे वो कर रहा हो, चाहे वो फाइन या पेनाल्टीज रहे हो, कुछ भी रहा हो, इस प्रकार से सभी वर्गों के द्वारा कुछ न कुछ उस आम खजाने में योगदान दिया जाता था। उसी खजाने से पंचायत का खर्चा चलता था। पंचायत का एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि सभी जातियों को अपने हद में रखना। मतलब कोई भी जाति अपनी बंदिशें तोड़ करके दूसरी जातियों के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना कर दे, या दूसरे जातियों की मान्यताओं में हनन न करने लग जाए, या दूसरी जातियों की प्रथाओं जैसे कोई कार्य न करने लग जाए। तो इसका पंचायत का एक मुख्य कार्य था जातियों को एक निश्चित बंदिशों में, एक निश्चित हदों में रखना। क्या 16वीं और 17वीं शताब्दी में केवल और केवल कृषि ही एक व्यवसाय थी? नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवसाय के और भी कई साधन थे। ग्रामीण क्षेत्र और अन्य व्यवसाय में हम इसको जानेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे दस्तकार थे। तो सबसे पहले आप दस्तकार का मतलब समझिए। दस्त मतलब उर्दू का अल्फाज है, अरबिक का। दस्त मतलब हाथ। तो हाथों से की गई सूक्ष्म कारीगरी, बारीक कारीगरी को दस्तकारी कहा जाता है। और उस जमाने में जब उद्योग नहीं थे
तो छोटे मोटे जो लोग कृषि नहीं करते थे वो अक्सर दस्तकारी करते थे, मूर्ति बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी की चीजें बनाना, सोने का आभूषण बनाना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग लगभग 25% से अधिक लोग दस्तकार हुआ करते थे। इनमें कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सुनार, नाई, हलवाई, बुनकर और भी इस प्रकार के कई लोग होते थे। ये लोग अपनी सेवाएं अन्य लोगों को बदले में देते थे, यानी कि कह लो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, गुड्स एक्सचेंज मीडियम, और अन्य लोगों से अन्य चीजों की सेवाएं लेते थे। तो हम इसे सीधा सीधा वस्तु विनिमय प्रणाली कह सकते हैं। पंचायत ने फसल का एक हिस्सा अथवा पंचायत की कोई खाली जमीन कहीं पड़ी हो, जमीन का कोई टुकड़ा हो, तो पंचायत बदले में इन्हें दे सकता था, इन दस्तकारों को, कि आप इस पे अपनी खेती कीजिए, बदले में जो आपकी जो वस्तुएं सेवाएं वो हमें दीजिए। अदायगी का नियम स्वयं पंचायत तय करेगा कि क्या कितनी कीमत होगी चीजों के बदले में जो वो सेवाएं देंगे, और बदले में जो जमीन दी गई उसकी क्या वैल्यू है। महाराष्ट्र में ऐसी जमीनें जो दस्तकारों को दी गई है, उन पर उन्होंने अपना वतन बना लिया है। वतन मतलब अपना निजी कब्जा कर लिया है, और अब इन जमीनों पर इनका पुश्तैनी अधिकार है, यानी कि अब इन जमीनों को वो खरीद बेच सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे, एक दूसरे को ले दे सकते थे। ठीक है। कहीं कहीं पर कुछ दस्तकार अपनी सुविधा अनुसार अन्य वर्गों से वस्तु विनिमय प्रणाली पर सहमत होकर कार्य करते थे, और ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है अपने आप में बहुत सहूलियत था, बहुत सुविधा अनुसार था। तो ज्यादातर दस्तकार और अन्य वर्ग इसी प्रकार से ही कार्य करते थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या आर्थिक स्थिति थी, किस प्रकार से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, आइए चलिए बात करते हैं, देखते हैं मुगल पीरियड में। तो सबसे पहले देखते हैं महिलाएं भी कृषि कार्य में संलग्न थी, और जैसे बुआई करना, निराई करना, गुड़ाई, कटाई इत्यादि करना का कार्य वो करती थी। अनाज को साफ करना और एकत्रित करना, भंडारण जैसे कार्यों को महिलाएं ही करती थी। सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी एकत्रित करना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, बारीकी वाला कार्य, जानवरों के लिए चारा एकत्रित करना, ठीक है, और इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना भी महिलाओं के कार्यों में से ही होता था। महिलाएं ना केवल खेतों में काम करते थे, बल्कि दस्तकारी संबंधी भी कार्य करते थे, और जरूरत पड़ने पर बाजारों में, दुकानों पर अथवा अन्य दफ्तरों पर भी कार्य कर सकते थे। ठीक है। दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं था, ये एक अच्छी बात है कि दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं था। उसमें उल्टा था, दुल्हन की कीमत अदा करनी पड़ती थी, और उसमें लड़कियों को ये हक था, अधिकार था कि वो चाहे जितना धन मांगे, पुरुष तभी उससे शादी कर सकता है जब उसके मांगे गए धनराशि को पूरा कर दे। तो ये एक अच्छी बात थी, दहेज प्रथा का ना होना। तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह वैध था, दोनों पुनर्विवाह कर सकते थे। जैसे आप देखते हो ना, विधवा पुनर्विवाह बहुत समय तक बंद रहा था, आगे चल के राजा राम मोहन रॉय और ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा इसको जो है काफी कोशिशों के बाद जो है लागू करवाया गया था, लेकिन ये मुगल काल में 16वीं 17वीं शताब्दी में वैध था, मान्य था। महिलाएं विरासत में संपत्ति प्राप्त कर सकती थी पुरुषों के समान, और संपत्ति को रख सकती थी, संपत्ति को अर्ज कर सकती थी। जंगलों और कबीलों का क्या प्रभाव था 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल शासन पे, ये हम देखेंगे। तो जंगल और कबीला, जंगल है तो अलग अलग कबीला भी होंगे, अलग अलग कबीलाई प्रकार के लोग भी होंगे, तो यही हमारा टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जंगली का मतलब सभ्यता का ना होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के प्रचलित दौर में, युग में हम ये समझते हैं कि जंगली का अर्थ ये होता है जिसके अंदर सभ्यता की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शब्द का अर्थ आज समसामयिक काल में भले ही जो हो, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। इस शब्द को आमतौर पर बर्बर, असभ्य तरीके से लिया जाता है, जंगली के तरीके से लिया जाता है और इस्तेमाल में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जंगली शब्द उनके लिए आता था जो जंगल के उत्पाद इकट्ठा करते थे, कंदमूल, फल फूल, औषधि, जड़ी बूटी, लकड़ियां अथवा शिकार उपलब्ध कराते थे, या वो झूम खेती करते थे, स्थानांतरित खेती करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार। राज्य जंगल को उलटफेर करने वाला इलाका समझता था। कहीं ना कहीं राज्य का ये मानना था कि हमारे जो भी शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं जंगलों में ही जाकर के छिप जाते हैं, और समय आने पर फिर वो हमला करते हैं। तो राज्य को इसको लेकर के अलग मानना था, यानी ये बदमाशों का अड्डा था, या राज्य का ये मानना था कि जो जंगल है वो बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा है, बदमाश यहीं जाकर के
जुर्म करके या हत्या करके छुप जाते। स्पेशली बाबर का मानना था कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच है या रक्षा कवच था जिसके पीछे प्रागना के लोग कड़े विद्रोही हो रहे थे और विद्रोह कर रहे थे और जुर्म करके अथवा कर देने के डर से वहां छुप जाते थे। जंगल में बाहरी ताकतें भी कई तरह से घुसती थी। जंगल में बाहरी ताकतें जो मुगल शासन के खिलाफ होते थे, मुगल बादशाहों के खिलाफ होते थे, तो वो जंगलों में जाकर के पनाह लेते थे और छुप जाते थे और समय आने पर कहीं ना कहीं राज्य के खिलाफ किसी न किसी प्रकार से एक्शन करते। तो जंगल से कई बार ऐसा होता था, जंगलों से इन बादशाहों को जंगली चीजें या हाथी इत्यादि की आपूर्ति होती थी जो उनके सेना के लिए आवश्यक होती थी। जंगलों से उन्हें कई प्रकार की कीमती लकड़ियां, इमारती लकड़ियां, जड़ी बूटी इत्यादि प्राप्त होता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुगल बादशाह ये समझते थे कि जंगल जो है उनके लिए एक अपने आप में खतरनाक जगह है जहां पे उनके शत्रु छुपते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगलों के समय में जमींदार और उनकी शक्तियां एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अधिकांश मुगल जो है कहीं ना कहीं जमींदारों के साथ मिल करके उनका सहयोग प्राप्त करके ही शासन का संचालन करते थे। तो कहीं ना कहीं जमींदारों का योगदान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं जमींदार शब्द का क्या अर्थ है। तो जमीन प्लस दार, जमीन का मतलब होता है भूमि और दार का मतलब होता है मालिक, स्वामी। तो जमींदार वो लोग थे जो जमीनों के मालिक थे और समाज में इनकी बहुत बड़ी हैसियत होती थी, बहुत ऊंची हैसियत होती थी। इसका कारण सीधा सा ये था कि जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं थी, सुविधाएं, इन्हें राजाओं की तरफ से दी गई थी। अन्य लोगों के मुकाबले में एक विशेष जो सुविधा थी, सुविधा प्राप्त वर्ग थे। कहीं ना कहीं राजा लोग भी जो थे, जो सम्राट थे, वो सीधे कर एकत्रित नहीं करते थे। वो कर एकत्रित करने के लिए मदस्तों की आवश्यकता होती थी उन्हें। तो उन्होंने जमींदारों को ही मदस्त कायम किया था और इनका काम होता था टैक्स को, कर को एकत्रित करना। तो जमींदार जमीनों के मालिक हुआ करते थे और इनकी जमीनों पर दिहाड़ी मजदूर जो डे टू डे में काम करते हैं और जिनको एक दिन का तनख्वाह दिया जाता है, अथवा दास या गुलाम कार्य करते थे। जमींदार अपने जमीनों को जब चाहे वो खरीद सकते थे अथवा बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या किसी के नाम पे ट्रांसफर भी कर सकते थे। तो बहुत ही शक्तिशाली वर्ग थे। ये सिंपल यूरोप के फीडुअल लॉर्ड्स के तरह ही थे। फीडुअल लॉर्ड सामंतवाद के तरह ही थे। जमींदार अक्सर राज्य का नुमाइंदा बनकर कर वसूलता था। अभी मैंने बताया कि मीडिएटर होते थे, मदस्त होते थे राजाओं और नवाबों के बीच में। राजा और नवाब स्वयं टैक्स नहीं लेने जाते थे, बल्कि वो जमींदारों को जनता और अपने बीच में खड़ा कर देते थे। तो कहीं ना कहीं ये नुमाइंदा बन करके जनता से कर वसूलता था तथा बदले में अपनी भी अतिरिक्त राशि उसी में जोड़ लेता था। जैसे राजा या नवाब ने कहा कि मुझे 5% टैक्स चाहिए, तो ये 5 + 5 10% टैक्स लेते थे और 5% स्वयं रखते थे। बाकी का खजाना जो है, बाकी का धन जो है उनके खजाने में, केंद्रीय खजाने में जमा कर देते थे। जमींदारों के पास अपने किले होते थे, फोर्ट्स है ना, किले होते थे। सैन्य टुकड़ियां भी होती थी इनके पास, कई घुड़सवार होते थे, तोपखाने और पैदल भी होते थे, पैदल सैनिक भी होते थे। आइन के अनुसार अगर हम बात करें तो आइन के अनुसार भारत में जमींदारों की मिली जुली सेना की संरचना थी और ये मिली जुली सेना में घुड़सवार जो था वो 3,84,558 सिर्फ घुड़सवारों की संख्या थी। पैदल 42,77,057 इतने पैदल सैनिक थे। हाथियों की संख्या थी 18,063 और तोपों की संख्या थी 4,260। नाव की संख्या थी 4,500 आइन के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं जमींदार कितने शक्तिशाली थे। मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली, तो मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली जो थी बहुत ही अपने आप में यूनिक थी और शायद ही ऐसा यूनिकनेस किसी और समय में दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल काल में किस प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी। तो सबसे पहले आप एक बात को जान लीजिए कि मुगलों का जो राजस्व प्रणाली था वो पूरा मुगल शासन की रीढ़ की हड्डी थी। यानी कि मुगल की कामयाबी केवल और केवल उनके फसलों से आने वाला राजस्व ही मुख्य आय का स्रोत था। यानी कि आर्थिक बुनियाद जो था मुगलों का वो राजस्व ही था, कृषि से आने वाला आय ही था। तो
इसकी देखरेख करने के लिए मुगलों ने एक खास वित्तीय व्यवस्था बना रखा था जिसका नाम था दीवान। दीवान एक अधिकारी था जिसका एक दफ्तर होता था, जिसका प्रमुख कार्य आय एवं व्यय अथवा वित्तीय व्यवस्था का लेखा जोखा रखना और यह देखना कि किस प्रकार से राजस्व को उगाया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है और किस प्रकार से उसका हिसाब किताब होना चाहिए, ये मेंटेन करना। करों का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल बहुत साइंटिफिक तरीके से खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करते थे। ये सूचना कुछ बातों पर निर्भर करता था और वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो वो दो तरीके अपनाते थे, कर का निर्धारण करना, दूसरा वास्तविक वसूली करना। ठीक है, कर का निर्धारण करना और वास्तविक वसूली करना। तो देखते हैं हम करों का निर्धारण कैसे करते थे वो। तो 10% मान लीजिए उन्होंने करों का निर्धारण किया है। ठीक है, मान लीजिए किसी किसान जो है, कोई किसान जो है 50 किलो गेहूं उगाता है अपने खेत में। ठीक है, अब 50 किलो का जो 10% कर होगा, अगर हम निकालना चाहें तो 10% निकालेंगे तो 5 किलो गेहूं जो है उस किसान का कर निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये 50 किलो में से 5 किलो उस किसान का कर निर्धारित किया गया है। अब चलते हैं आगे। देखिए जमा निर्धारित रकम, तो यहाँ पे जमा जो होना चाहिए इसका कर के हिसाब से निर्धारित रकम वो 5 किलो गेहूं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि कई बार ऐसा होता था कि कुछ किसान उतना धनराशि अथवा उतना अनाज नहीं जमा करा पाते थे, तो मुगलों ने इसके लिए भी एक यूनिक सा फंडामेंटल तरीका निकाला था और वो चलिए क्या है देखते हैं। वास्तविक वसूली में भी उन्होंने एक तरीका बनाया था और वो था हासिल या सचमुच वसूली गई रकम। भाई 5 किलो तो निर्धारित हो गया है, ये तो उसको देना ही देना है। मान लीजिए किसी वजह से, किसी कारणवश वो 5 का 5 किलो नहीं दे पाता है अथवा उतना धन नहीं जमा करा पाता है, तो क्या होगा। मान लीजिए उसके घर में विवाह है, तो फिर वो कह रहा है माई बाप अगली बार ले लेना, इस बार छोड़ दो हमको। तो मुगल इसके लिए भी व्यवस्था बना रखी थी, कहा कोई बात नहीं, इस बार जितना देना है दे दो। 5 किलो में से किसान एग्री हो गया कि 3 किलो दे देता हूँ, 2 किलो बेटी के बरातियों के खाना खिलाने में काम में आएगा, तो 2 किलो गेहूं बकाया रह गया। तो इस तरीके से वास्तविक वसूली गई रकम और ये जो आप 2 किलो देख रहे हैं ये बकाया राशि है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मुगलों ने यह कोशिश की थी कि एक जो कर है वो व्यक्तियों पे, किसानों पे बोझ ना हो, बल्कि ये एक तरीके से आसान तरीके से वो उस कर को अदायगी कर सके। अथवा राजस्व निर्धारित करते समय राज्य यह कोशिश करता था कि वह अपना हिस्सा अधिक से अधिक रखे, क्योंकि राज्य को पता था कि हमारे राज्य में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो कभी कहीं ऐसा सिचुएशन आया जैसे मानसून विफल हो गया या अन्य प्रकार की समस्या आ गया, तो कहीं ना कहीं वो गुहार लगाने तो हमारे पास ही आएंगे कि माई बाप माफ कर दो। तो इसीलिए पहले से अधिक रख के चलते थे ताकि कम से कम कुछ न कुछ तो मिल ही जाए। तो राज्य इस तरीके से अधिक कर निर्धारित करते थे, लेकिन स्थानीय हालात ऐसे हो जाते थे कि अधिकांशतः इतनी वसूली नहीं हो पाती थी। अकबर का यह हुक्म था अमील गुजारों से, दीवानों से, कि अगर कोई व्यक्ति नगद भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भुगतान का तरीका फसलों में भी हो, यानी कि इस ऐसा भी रास्ता द्वार खुला रहे कि यदि कोई व्यक्ति नगद भुगतान नहीं कर पा रहा है तो वो फसलों में भी भुगतान कर सकता है। इसके लिए द्वार दरवाजे खुले होने चाहिए। अकबर के द्वारा प्रांतों की जमीनों की नपाई करवाई गई, जिसका वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से देखते हैं। तो अकबर के समय में जमीनें 4 प्रकार की बांटी गई हैं और इनका कर का निर्धारण भी अलग अलग था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से प्रकार की जमीनें थी। पहला आता है पोलज जमीन। पोलज जमीन जो था लगातार कृषि कार्य हो सकता था और कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। पूरे वर्ष में इसमें खेती होती थी, पूरे वर्ष भर, यानी कि 2 के 2 सीजन्स में, खरीफ और रबी दोनों सीजन्स में कृषि कार्य होते थे। दूसरा है जमीनों के प्रकार में प्रौती। इसमें कुछ दिनों तक खेती की जाती थी और फिर रोक दी जाती थी, जिससे जो मिट्टी है, इसकी जो मृदा है, उसकी खोई हुई उर्वरता वापस आ जाए। उसकी जो उर्वरता है जिसको हम बोलते हैं जो सोइल इरोड हो गया है, उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए, उर्वरता वापस आ जाए। तो इस तरीके से ये प्रौती जमीनें थी। तीसरा है चाचर। 4 वर्ष खाली छोड़ा जाता था और 4 वर्ष के बाद 5वें वर्ष में इसमें खेती की जाती थी। और लास्ट है बंजर, जो 5 या से उससे भी अधिक वर्षों तक खाली रहता था। तो इस प्रकार से जमीनों के प्रकार डिफाइंड किए गए
और एक बार इसको परिभाषित करने के पश्चात हर एक प्रकार की जमीनों से अलग अलग प्रकार का कर या राजस्व लिया जाता था। ये चारों प्रकार की जमीनों से एक ही प्रकार का राजस्व नहीं लिया जाता था। जैसे कि आप ईस्ट इंडिया टाइम में देखते हैं, आगे चल करके अधिकांश किसान या जो जमींदार थे अपना टैक्स नहीं दे पाते थे सूर्य अस्त तक ड्यूरिंग अप टू द सनसेट। लेकिन इसमें जमीनों की कैटेगरी बंधे हुए थे और उसी हिसाब से राजस्व के वर्गों का निर्धारण किया गया था, ताकि ये किसानों के लिए भी आसान हो और कलेक्ट करने वाले अमीर गुजारों के लिए भी आसान हो। मुगल अर्थव्यवस्था के विषय में थोड़ा सा और हम जानकारी जुटाते हैं, और जो हमारा टॉपिक है वो चांदी का बहाव। तो चांदी कभी बहता है क्या? नहीं ना, पानी तो है नहीं, लिक्विड तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे चांदी का बहाव का मतलब ये है कि किस तरीके से अन्य देशों से चांदी भारत खींचा चला है। तो चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रभाव क्या हुआ। तो सबसे पहली बात, मुगल साम्राज्य एशिया के कुछ बड़े साम्राज्यों में से एक था। 16वीं 17वीं शताब्दी में एशिया में बहुत सारे साम्राज्य थे, अरब में बहुत सारे साम्राज्य थे, लेकिन भारत में ये जो मुगल साम्राज्य था ये उन साम्राज्यों के मुकाबले में बराबर था। तो कौन कौन से थे चलिए, और ये जो मुगल साम्राज्य था सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहा। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में था उसी समय, सफावी ईरान में था, ऑटोमन टर्की में था। इन सभी साम्राज्यों के बीच व्यापार का एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा जाल फैला हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ा जाल फैला हुआ था। खोजी यात्रियों के पश्चात भारत जो है यूरोप, एशिया, अरब आदि के साथ संपर्क में आया, और संपर्क में आते ही व्यापारिक उछाल देखने को मिलता है। साथ ही साथ नई वस्तुओं का भी भारत में व्यापार शुरू हुआ और आवागमन शुरू हुआ। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं के बदले एशिया, यूरोप, अरब आदि से भारी मात्रा में चांदी आना शुरू हुआ, यानी कि वहां से चांदी का बहाव शुरू हुआ। भारत जब इन बड़े साम्राज्यों के संपर्क में आया, क्योंकि भारत भी उस समय एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो जब सफलतापूर्वक आयात और निर्यात शुरू किया तो भारत में एक बड़े पैमाने पे चांदी का बहाव होना शुरू हुआ। यह भारत के लिए रजत होते हुए भी, यह युग भारत के लिए रजत युग होते हुए भी अपने आप में स्वर्ण युग से कम नहीं था, मतलब सोने के काल से कम नहीं था, क्योंकि ये चांदी भारत के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। भारत में चांदी अभी भी बहुत कम है, लेकिन चूंकि ये बाहरी संसाधन थे और ये संसाधन भारत में आए तो भारत के अपने प्राकृतिक संसाधन थे नहीं। इससे अर्थव्यवस्था में, मुद्रा संचार में मदद मिला। सिक्कों के ढलाई में बहुत बड़े पैमाने पे सिक्कों की ढलाई हुई, ठीक है, और सिक्कों की ढलाई अभूतपूर्व हुआ। इतिहास में पहले कभी भी इतने सिक्के चांदी के नहीं बनाए गए थे, नहीं ढाले गए थे। इस वजह से मुगल राज्य धनी हुए, ठीक है, प्रॉस्पेरस हुए। साथ ही साथ भारत आर्थिक खुशहाली की पराकाष्ठा पर, चरम सीमा पर पहुंच गया। तो इस तरीके से पूरे विश्व से, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अरब रहा हो, या चाहे टर्की रहा हो, इन सब से चांदी का बहाव इस युग में 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगलों के पीरियड में व्यापार के उछाल आने की वजह से कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे चांदी का बाढ़ आ गया, और जिससे भारत प्रोस्पेरस हुआ, खुशहाल हुआ। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। हालांकि प्रीवियसली हमने इसको डिस्कस किया है आईन अकबरी को। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आइन का मतलब होता है कानून, नियम, ठीक है। तो चलिए, अबुल फजल ने जो आईन अकबरी लिखी है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अबुल फजल को ये विशेष जिम्मेदारी इस पुस्तक को लिखने की अकबर ने स्वयं दी थी, और अबुल फजल बहुत ज्यादा मेहनत करने के पश्चात इस पुस्तक को तैयार कर पाया है। तो चलिए जानते हैं। ये पुस्तक बेसिकली आंकड़ों का वर्गीकरण करता है, जो उस समय के आंकड़े मौजूद थे, जो समय के सांख्यिकी मौजूद थे, चाहे वो कीमतों को लेकर के हो, चाहे वो नपाई को लेकर के हो, चाहे वो जुताई को लेकर के हो, चाहे वो राजस्व को एकत्रित करने को लेकर के हो, या किसी अन्य प्रकार की चीजों के लिए हो। दूसरा, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत है 16वीं 17वीं शताब्दी के जानने का। तीसरा है, ये प्रशासनिक वर्णन भी करता है। ये पुस्तक एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रोजेक्ट था अकबर का, ये बहुत बड़ा वर्णन करता है, ये परियोजना था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष में, यानी कि 1598 ईस्वी में, इसे 5 संशोधनों के बाद प्रस्तुत किया गया। सी 5 अमेंडमेंट्स। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाया
और एज इट इज प्रस्तुत कर दिया, नहीं, इसमें 5 बार काट छाट हुई इस पूरे पुस्तक में, तब जाकर के इस पुस्तक का कार्य पूरा हुआ है। आइन के मसले क्या क्या है, तो आइन के मसले, दरबार में कौन कौन सी चीजें चल रही है उसको देखना है, प्रशासन में क्या है, सेना किस प्रकार का था, सेना का संगठन किस प्रकार का था, राजस्व के कौन कौन से स्रोत थे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करता है। अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का विवरण करता है कि अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में फैला हुआ था, और लोगों के साहित्य, लोग पढ़ने लिखने में कैसे थे, किस प्रकार की भाषा संस्कृति थी, और धार्मिक रिवाज कैसा था। तो आइन इन चीजों पे खुल करके अपनी राय रखता है और आंकड़े हमें बताता है। आइन बादशाह के साम्राज्य के तमाम इलाकों में, जो बादशाह के इलाके के अंतर्गत जो साम्राज्य के इलाके के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, वहां पे किस प्रकार के रिवाज थे, उसका वर्णन प्रस्तुत करता है। आइन 5 भागों में बटा हुआ है। पहले 3 भाग जो है, जिसको मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब है, तो मंजिल आबादी जो है पहली किताब, जिसमें शाही परिवार का डिटेल मिल जाएगा आपको। दूसरा भाग सिपह आबादी या सैनिक। तीसरा है नागरिक प्रशासन के बारे में, किस प्रकार का नागरिक प्रशासन था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था। शाही अफसरों के विषय में जानकारी दी गई है। विद्वान कवियों और उनकी जीवनियां मिलती हैं कि भैया कौन कौन से उनके दरबार में नवरत्न थे, उनकी जीवनी क्या है, उनकी कहानी क्या है, इस प्रकार से सारे सूक्ष्म डिटेल हमें उपलब्ध कराता है। तीसरा मुल्क आबादी है। इसमें 12 प्रांतों में अकबर का जो शासन था वो 12 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसकी बहुत विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध कराता है आइन, तथा उससे साथ ही साथ नीचे के सूबों के, और नीचे के सूबों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे स्थानीय शासन था, इसके बारे में चर्चा करता है, वहां पे किस प्रकार से शासन चलाया जाता था, ये सभी चर्चाएं। चौथी और पांचवी यानी कि अंतिम किताब में क्या आता है, भारत के धर्म, साहित्य, संस्कृति, रिवाज की चर्चा आती है, और तथा अंत में अकबर के शुभ वर्णन या शुभ वचनों को दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा आइन अकबरी हमें ये बताता है, 16वीं 17वीं शताब्दी का डिटेल उपलब्ध कराता है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।